गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th कॉमर्स। तो हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे इस सेशन में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने प्राइवेट अंडर सेक्टर को स्टार्ट भी किया था। कौन से सेक्टर को स्टार्ट किया था? प्राइवेट अंडरटेकिंग। ओके, तो उसमें से हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस को आगे स्टडी भी कर लिया था, जो कि क्या था? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट वर्जन को, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस को, दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न अबाउट द डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आप इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे। ओके, तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सेशन, स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या है। एट द सेम टाइम they will understand the types of partnership on the basis of duration and on the basis of liability। आप ये भी समझ पाएंगे कि हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कौन सी होती हैं, किसके बेसिस पर? ड्यूरेशन के बेसिस पर और लाइबिलिटीज के बेसिस पर। एंड थर्डली, स्टेट द नीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आपको ये भी समझ में आएगा कि वाई इट इज नेसेसरी टू रजिस्टर अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर क्यों करते हैं, वाई इट इज नीडेड टू रजिस्टर इट, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, दैट इज एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल एंड पार्टनर बाय स्टॉपर। हम ये भी जान पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर कौन कौन से होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। यानी हमने लास्ट सेशन में बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, तो हमने देखा कि वहां पर एक सिंगल ओनर होता था और वो बिजनेस को स्टार्ट करता था। अब हम उस फर्म से पार्टनरशिप फर्म में क्यों जाना चाह रहे हैं, तो हमें देखा कि वहां पे कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे उस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ बिजनेस में। वो क्या क्या कमियां थी, क्या क्या लिमिटेशंस थे? पहली जो ड्रॉबैक थी उस फॉर्म ऑफ बिजनेस की, वो थी लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि वहां पर एक सिंगल ओनर होता था और वो अकेले पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता था। इसका मतलब वहां पे लैक ऑफ फाइनेंस होता था, यानी फंड्स की कमी होती थी। सेकेंडली, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली बिजनेस को ओन और मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता था, तो खुद की स्किल्स को ही केवल यूज करता था। इसका मतलब वहां पर मैनेजर स्किल्स जो थी वो लैक करती थी, लिमिटेड होती थी, अकेले पर्सन की ही केवल स्किल को यूज किया जाता था। एंड थर्ड जो ड्रॉबैक हमने देखा वहां पर, वो था नो रिस्क शेयरिंग। उसके साथ कोई रिस्क को शेयर करने वाला पर्सन ही नहीं था, यानी जो भी रिस्क था वो उसी के ऊपर था, उसी को सारा का सारा रिस्क बियर करना पड़ता था। अब ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था कौन? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। Okay, now the question rises, if a sole proprietor wants to overcome these problems, which step can be taken by him? यदि अब उसको उन प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो उसको क्या स्टेप चुनना चाहिए, क्या करे वो जिससे वो सारी कमियां दूर हो जाएं? तो हम यहाँ पे आंसर क्या बोल सकते हैं? He should convert his sole proprietorship form of business into पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसे क्या करना चाहिए? जो फॉर्म ऑफ बिजनेस उसने पहले चूज किया था, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, उसको वो उससे कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को, किसमें? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। यानी वो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट करे तो उससे क्या होने वाला है? उसकी ये कमियां शायद दूर हो सकती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बियर कर रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में अब उसके लिए दूर हो जाएंगी? क्या क्या थी? सबसे पहले हमने बात की थी लैक ऑफ फाइनेंस, यानी फंड्स की प्रॉब्लम थी वहां पर। अब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में क्योंकि मिनिमम 2 पर्सन हो सकते हैं, इसका मतलब फंड्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो सकती है, क्योंकि आप जहां पर पहले एक ही पर्सन बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, कैपिटल लगा रहा था, अब वो 2 या 2 से ज्यादा लोग भी लगा सकते हैं। एट द सेम टाइम रिस्क भी शेयर होगा। अब अकेले उसको सारा का सारा लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स हैं, वो सब में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैनेजर स्किल्स की जो उसकी प्रॉब्लम थी, वो अकेले सारे बिजनेस को मैनेज करता था, अब वो सब मिलके बिजनेस को मैनेज करेंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप। यानी जो प्रॉब्लम्स हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में थी, उनको काफी हद तक सॉल्व कर दिया किसने? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ने। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम बेटर मानते हैं। ओके, तो हम अब इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में होता क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस के पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये डेफिनेशन कहां से ली गई है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ली गई है। ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। यानी एक ऐसा बिजनेस जिसमें पर्सन्स के बीच में बिजनेस होता है जो एग्री करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और बिजनेस को कैरी करने के लिए। बिजनेस को वो मिलके भी कैरी करेंगे या कोई उनके एक के बिहाफ पर या सबके बिहाफ पर कोई एक भी बिजनेस को कैरी कर सकता है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए
कम से कम पर्सन्स का, 2 पर्सन्स का होना जरूरी है, तभी हम बोलेंगे कि वो पार्टनर है, क्योंकि एक पर्सन अपने आप से तो पार्टनर कर नहीं सकता पार्टनरशिप। और दूसरा हमने यहाँ वर्ड बोला एग्री, किस चीज के लिए एग्री करेंगे? टू शेयर द प्रॉफिट, और वो ये भी एग्री करेंगे कि वो प्रॉफिट को शेयर करने वाले हैं, यानी मिलके प्रॉफिट जो भी होगा वो सभी पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ओके, उसके अलावा किस चीज का प्रॉफिट बांटा जाएगा? बिजनेस का, तो यानी बिजनेस होना भी जरूरी है, तो बिजनेस के प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। और कौन बिजनेस में होने क्या वाला है? विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कि सब मिलके भी चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सबके बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब हम इजी वे में बोलें तो पार्टनरशिप हुई क्या? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन हु एग्री टू कैरी ऑन अ बिजनेस टुगेदर एंड शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज बियर द रिस्क कलेक्टिवली, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को कैरी करने वाले हैं, बिजनेस को चलाने वाले हैं, और उससे होने वाले प्रॉफिट को वो शेयर करेंगे और लॉस को या रिस्क को वो कलेक्टिवली बियर करेंगे। तो हम इसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं। ओके, तो हम अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कि किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग है। तो इसके हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन्स। किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती है। कितने लोग चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन्स। ओके, इसमें मैक्सिमम लिमिट भी है। मैक्सिमम लिमिट के लिए यहाँ 2 रेफरेंस दी गई हैं। एक है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, जहां बताया गया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 100। जबकि इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसमें हम गवर्नमेंट की रेफरेंस को भी यूज करेंगे। गवर्नमेंट बीच बीच में अपनी जो रेफरेंस देती है, जैसे रूल के अकॉर्डिंग या कोई और रूल बना देती है या अपनी तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको भी फॉलो करने वाले हैं। जो कि आज की डेट में एक नया रूल है, रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, अकॉर्डिंग टू विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कुड बी 50। यानी आज की डेट में जो प्रिवेलिंग नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 50। यदि आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 50। यदि पूछते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 100। यानी मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट ने बोली हुई है 100, जबकि रूल के अकॉर्डिंग जो कंपनीज रूल है हमारा 2014, उसमें मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। तो आप कितना याद रखेंगे? 50 मैक्सिमम लिमिट मानेंगे। ओके, मिनिमम कितने? 2 पर्सन्स। तो 2 लोगों से मिनिमम पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है और मैक्सिमम 50 जा सकती है एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। ओके, जो हमारी नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की, वो है एग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। यानी हम एक तरह से डीड बना रहे हैं पार्टनर्स में, बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनरशिप एक्चुअली जो रिजल्ट होती है वो एक एग्रीमेंट का रिजल्ट होती है, क्योंकि दोनों जो 2 या 2 से लोग मिलके जो एग्रीमेंट करते हैं बेसिकली, उसी से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट होता है। तो जो एग्रीमेंट होता है वो ऑरल भी हो सकता है और वो रिटन फॉर्म भी हो सकता है। ऑरल का मतलब हमने एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर ली और डिसाइड कर लिया भाई हम बिजनेस मिलके बिजनेस करेंगे, और हमने जो भी डिसाइड किया उसको इंप्लीमेंट करने लग गए। दैट इज ऑरल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। इसके अलावा रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब ऑरल एग्रीमेंट जो होता है वो दोनों ही वैलिड है, ऑरल भी और रिटर्न भी। बट प्रॉब्लम कब आती है? ऑरल के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता। यदि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए बीच में किसी के पार्टनर्स के बीच में, तो हमारे पास कुछ वैलिड एविडेंस नहीं होगा। तो ये बेटर माना जाता है कि हम अपने पास एक रिटर्न में एग्रीमेंट बनवा लें, जिससे कि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज किया जा सके। इसलिए बेटर किसको मानते हैं? प्रेफरेंस किसको देते हैं? रिटर्न एग्रीमेंट को। और उसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम किस नाम से बुलाते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो आपसे पूछे पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो आप बोलेंगे पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, पहली बात। ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बेटर कौन सा है मगर इसमें से? रिटन एग्रीमेंट, जिसको हम क्या बुलाते हैं? पार्टनरशिप डीड। ओके, जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस होना पहली बात लीगल है, बिजनेस होना कंपलसरी है, और वो बिजनेस लीगल भी होना चाहिए। तो पहली बात, बिजनेस होने के लिए क्या कहेंगे हम? बिजनेस होने के लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और वो भी रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, यानी लीगल बिजनेस भी हो और रेगुलर बेसिस पर भी हो। मान लीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली 2 लोगों ने मिलके, और बाद में उसे अच्छे से प्रॉफिट पे बेच दिया, और प्रॉफिट जो हुआ उससे वो शेयर कर लिया। ये 2 लोग मिले, मान लो 2 फ्रेंड्स थे, दोनों ने मिलके कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर ली, कहीं पर एक बिल्डिंग परचेज कर ली। सपोज 20 लाख की परचेज की, एक ने 10 लाख लगाए, दूसरे ने भी 10 लाख कंट्रीब्यूट किए, और उसको बाद में 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमा के 25 लाख रुपीस में बेच दिया। दैट मीन्स दे हैव अर्न्ड रुपीस 5 लाख, और उन्होंने बाद में वो प्रॉफिट को शेयर भी कर लिया। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या ये बिजनेस है, तो आप बोलेंगे आंसर इज नो, एज रेगुलरिटी विद बी देयर। वहां पर रेगुलरिटी होनी चाहिए। जो चीज में आप, जिस भी बिजनेस में आप डील करते हैं, वो रेगुलर बेसिस पर हो रहा हो। यानी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना हो जो इंसिडेंशियल हो, यानी कभी कभी कर दिया आपने,
यानी कभी भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है जिससे आपको प्रॉफिट हो जाता है बट वो इंसिडेंटल है, मींस कभी कभी हो रही है, यदि आपका रेगुलर बिजनेस नहीं है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ओके तो पार्टनरशिप होने के लिए लीगल बिजनेस होना चाहिए और वो रेगुलर नेचर का, और उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, तब हम उसको बोलेंगे कि ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है। ओके तो अभी हमने कौन सी डिस्कस कर ली, बिजनेस भी होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव के साथ भी होना चाहिए। ओके अब हम नेक्स्ट फीचर पे आ रहे हैं इसकी, जो कि क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर। क्यों हम इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, क्योंकि हमने बोला पार्टनर्स में सब मिलके काम करते हैं। मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, सपोज उनके नाम है ए, बी एंड सी एंड डी। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल एजेंसी बोलते इसलिए क्योंकि पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर है बॉस, यानी ऑनर, मालिक। एट द सेम टाइम वो एजेंट का रोल भी प्ले करते हैं, यानी सर्वेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं। अब बोलेंगे अपने आप में वो बॉस भी और अपने आप में वो मालिक भी है। हाउ इट इज सो, ऐसा क्यों बोलते हैं। मान लीजिए 4 पार्टनर जो मैंने बोले ए, बी, सी, डी, वो चारों मिलके काम कर रहे थे। बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी ए, बी एंड सी हैज टू गो सम प्लेस, उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, और इन द एब्सेंस ऑफ ए, बी, सी, डी हैज टू ऑपरेट द बिजनेस। डी ने सारा काम किया इन द वेलफेयर ऑफ द बिजनेस, उसने कोई डिसीजन भी ले लिया। इसका मतलब अब डी एक बॉस का रोल प्ले कर रहा है, सॉरी एक सर्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। एट द सेम टाइम ए, बी, सी काम नहीं कर रहे हैं, डी काम कर रहा है, और डी जो काम करेगा उससे ए और बी और सी बाउंड हो जाएंगे, उन्हें वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर बॉस वाला बॉस कौन हो गया, एबीसी, और डी काम कर रहा है इसलिए वो सर्वेंट हो गया। एट द सेम टाइम कभी ऐसा भी हो सकता है कि बी सी डी को जाना पड़े किसी काम की वजह से, और ए हैज टू डिसाइड, ए अपना काम करे, ए डिसीजन ले सारे के सारे, और ए ऑपरेट कर रहा हो बिजनेस को। तो इसका मतलब पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को बाकी सब पार्टनर्स के बिहाफ पर चला सकता है, और जो एक पार्टनर काम कर रहा होगा उस समय पर, उसके द्वारा जो भी काम किया जाएगा बाकी पार्टनर्स उसके उन एक्टिविटीज से, उनके उस कामों से वो बाउंड होंगे। वो बाद में उसको ये रिफ्यूज नहीं कर सकते कि भाई इसने किया, ये रेस्पॉन्सिबल होगा इस काम के लिए। जब भी वो बिजनेस के वेलफेयर के लिए कोई भी डिसीजन लेगा, एवरीबडी हैज टू फॉलो, और उसको वो बाउंड भी करेगा, ये सबको वो मानना पड़ेगा। एंड दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। और इसको हम एक कंक्लूसिव प्रूफ भी मानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का। यानी किसी भी बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं कि भैया पार्टनर्स के पास ऐसा राइट नहीं है। सपोज 3 पर्संस हैं ए, बी, सी, और उनमें से ए को बोला गया भाई आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, और बी और सी को ही सारा डिसीजन लेना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां पर ये म्यूचुअल एजेंसी फॉलो नहीं हो रही है। तो ध्यान रखना है, म्यूचुअल एजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यानी पार्टनर्स के पास ये वाला राइट होना चाहिए, यानी वो अपने एक्ट से दूसरों को बाउंड कर सकता हो और दूसरों के द्वारा किए गए कामों से वो भी बाउंड हो सकता हो। एंड दिस रिलेशनशिप इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसको ही हम प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ओके अब मैं नेक्स्ट फीचर पे आ गया हूं, जो कि क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि हमने बोला बिजनेस होना जरूरी है, बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, तो प्रॉफिट होगा ना इसका मतलब। तो इसका मतलब एग्रीमेंट जब भी होगा तो पार्टनर्स उस प्रॉफिट या लॉस को जो उस बिजनेस से होने वाले उसको शेयर करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स में वो लॉस या प्रॉफिट को शेयर किया जाए। कई बार क्या होता है, हम किसी पार्टनर को केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं हिस्सेदार, ओनली इन प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो लॉस भी बियर करे। तो प्रॉफिट में हिस्सेदार बना सकते हैं, लॉस में कई बार उन्हें हम रिबेट भी दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर व्हाई इट इज सो कि हम लॉस में उसको हिस्सेदार नहीं बना रहे हैं। ऐसा नॉर्मली होता है एक्सेप्शनल केसेस में। जैसे मान लीजिए किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसका जो बच्चा है, बॉय या गर्ल जो भी है, सन और डॉटर, हम उसे केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार बना लेते हैं क्योंकि वो माइनर है। ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव हिज सजेशंस। वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वो भी अडल्ट हुआ ही नहीं है, वो माइनर स्टेज में है। तो इसलिए हम उसको केवल प्रॉफिट में हिस्सेदार बना लेते हैं। तो ये पॉसिबल है कि हम किसी भी पर्सन को प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएं, लॉस में ना बनाएं। तो प्रॉफिट में मगर हिस्सेदार होना कंपलसरी है। यदि हम किसी पर्सन को पार्टनर बोल रहे हैं तो उसे प्रॉफिट में हिस्सा जरूर मिलना चाहिए। यदि मान लीजिए मैं बोलता हूं आपको भाई देयर आर 3 पर्संस पी, क्यू, आर, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे थे और प्रॉफिट हुआ, वो पी और क्यू ने बांट लिया और आर को हमने केवल सैलरी दे दी। क्या दे दी, सैलरी। उसे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं दिया। तो आप बताइए कि क्या आर एक पार्टनर है, यस और नो। तो आपका आंसर होगा नो, ही इज नॉट अ पार्टनर एज ही इज गेटिंग सैलरी ओनली। और हमें पता है कि सैलरी हम किसको देते हैं, एम्प्लॉय को, ऑनर को नहीं देते। पार्टनर मींस ऑनर। तो यहाँ पर आर को केवल सैलरी दी जा रही है, इसका मतलब वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, वो एक पार्टनर नहीं है। तो इसका मतलब प्रॉफिट को चेक करके भी कि वेदर द पर्सन इज गेटिंग प्रॉफिट और नॉट, वी कुड इजीली डिसाइड कि वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ पार्टनर इन अ फर्म और नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है? तो हमने पार्टनरशिप को दो मेजर क्लासिफिकेशन करी है, उसकी दो बेसिस पर डिवाइड कर दिया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हम डिवाइड कर सकते हैं पार्टनरशिप को दो कैटेगरीज में। पहला है पार्टनरशिप एट विल एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मैंने बताया पहली कैटेगराइजेशन कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल, यानी ऐसी पार्टनरशिप जो विल पे डिपेंड करती है। जब हमने कोई ऐसी पार्टनरशिप करी जिसका फॉर्मेशन किस पे बेस हुआ? केवल विल पर, पार्टनर्स की इच्छा पर। पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम एक पार्टनरशिप कर लेते हैं और जब तक हमें लगता है कि हम इसे कंटिन्यू रख सकते हैं हम उसे कंटिन्यू रखेंगे। जब भी हम में से किसी पार्टनर को लगेगा कि भाई हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो वो एक नोटिस प्लेस कर देगा और विड्रॉ कर लेगा पार्टनरशिप अपनी, यानी वो बता देगा कि भाई मैं फ्यूचर में या आने वाले टाइम में इसमें पार्टनर बन के रहना नहीं चाहता हूं। यदि इस तरीके से कोई पार्टनरशिप की जाए तो उसे हम बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो पार्टनरशिप एट विल क्या हुई? ऐसी पार्टनरशिप जो विल से स्टार्ट होती है। किसके विल से? पार्टनर्स की विल से, यानी पार्टनर्स की इच्छा होती है उस पार्टनरशिप में आने के लिए। जब तक वो अपनी इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। जब वो उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो बस उनको एक नोटिस रिटर्न में देना पड़ेगा। किस में देना पड़ेगा? रिटर्न में। किस बात का नोटिस देना पड़ेगा? विड्रॉ करने का अपनी पार्टनरशिप। किस बात में? उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि मैं बिजनेस में पार्टनर बन के रहना नहीं चाहता हूं। तब वो पार्टनरशिप उन सभी पार्टनर्स के बीच में कैंसिल आउट हो जाएगी। मान लीजिए 3 पर्संस थे ABC, उन्होंने पार्टनरशिप एट विल कर ली। उसमें से मान लीजिए 2 साल बाद ही उसमें से एक पार्टनर बी को लग रहा है कि मैं वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता उस पार्टनरशिप को, तो वो रिटर्न में एक नोटिस प्लेस कर देगा ए और सी को और अपनी पार्टनरशिप विड्रॉ कर लेगा। इमीडिएटली उसके नेक्स्ट मंथ से ही वो पार्टनरशिप जो थी वो उन तीनों पार्टनर्स के बीच में खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये ए और सी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में पार्टनरशिप को कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, और उसके लिए उनको एक नई पार्टनरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी। जो पार्टनरशिप पहले ए और बी और सी में थी वो इमीडिएट ओवर हो जाएगी। तो इस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। ओके, तो हम बात करते हैं अपनी सेकेंड कैटेगरी की, जो कि क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये दोनों ही जो हम बात कर रहे हैं किसके बेसिस पर बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो वहां पर बात की हमने पार्टनरशिप एट विल की, अभी बात हो रही है पार्टनरशिप कौन सी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती क्या है? ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, वर्क के लिए या टास्क के लिए या वेंचर के लिए या जॉब के लिए की जाती है। तो ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। या ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए की जाती है उसको भी हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। मान लीजिए 2 पर्संस मिल गए, उनका कंस्ट्रक्शन का काम था और उन्होंने एक प्रोजेक्ट मिलके उन्होंने सोचा कि चलो एक प्रोजेक्ट हमें मिला है, हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और वो प्रोजेक्ट क्या था? मान लीजिए उनको मिला एक मल्टीप्लेक्स बनाने का। क्या बनाने का? चलो या मान लेते हैं एक सिनेमा हॉल बनाने का। एक सिनेमा हॉल बनाने का उनको प्रोजेक्ट मिल गया और दोनों ने मिलकर सोचा हम दोनों मिलके पैसे लगाएंगे और इससे प्रॉफिट जो होने वाला है वो हम शेयर भी कर लेंगे। तो इस टाइप की पार्टनरशिप क्या कहलाएगी? पर्टिकुलर, क्योंकि उन्होंने मिलके एक पर्टिकुलर वर्क के लिए पार्टनरशिप की। एज एंड व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, जैसे ही वो अपना सिनेमा हॉल जो था उनका प्रोजेक्ट था वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा वो बांट लेंगे, इमीडिएटली उनकी पार्टनरशिप ओवर हो जाएगी। तो एक इसका एग्जांपल हुआ पर्टिकुलर पार्टनरशिप का। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप आपने की 3 इयर्स के लिए, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन जिसको बोल रहे हैं, और 3 साल तक काम किया, उसके बाद आपको लगता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं पार्टनरशिप को। अदरवाइज वो 3 इयर्स के बाद पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली ओवर हो जाएगी। क्लियर है ना ये पॉइंट? तो इस पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी थी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो था वो था पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब लायबिलिटीज के बेसिस पर भी हमने पार्टनरशिप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है जनरल पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज लिमिटेड पार्टनरशिप। तो हम पहले बात करते हैं जनरल पार्टनरशिप की। अब जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? ऐसी पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, यानी उन बिजनेस में होने वाले लॉस से उनके पर्सनल एसेट से भी वो कवर किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी किसमें? सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, यानी आप इसमें भी पर्सनली लायबल हैं। यदि बिजनेस में कुछ एक्सेस लॉस हो गया और वो बिजनेस के एसेट से कवर अप नहीं हो पा रहा, तो उस केस में बिजनेस के अलावा पार्टनर्स के भी पर्सनल एसेट्स को यूज किया जा सकता है बिजनेस के लॉसेस को कवर करने के लिए। दैट इज व्हाई इसमें हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यानी इसमें पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे। एट द सेम टाइम देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। वो जो काम करेंगे उससे सभी पार्टनर्स बाउंड भी होंगे और दूसरों के एक्ट से वो पार्टनर भी बाउंड होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में जो रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप फर्म का वो ऑप्शनल होता है, यानी कंपलसरी नहीं होता इस फॉर्म में। यानी जनरल पार्टनरशिप में आप चाहें तो फर्म को रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं, इट इज अप टू यू।
द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। यहाँ पर पार्टनरशिप की जो एग्जिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? पार्टनर्स की। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो उसी समय पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी उनके बीच में, और इवन किसी पार्टनर की रिटायरमेंट भी हो जाए तो उन पार्टनर्स के बीच में जो पहले बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एग्जिस्टेंस जो होती है पार्टनरशिप फर्म की वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है डेथ से भी, इंसॉल्वेंसी से भी या रिटायरमेंट से भी। तो इस तरह की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं? जनरल पार्टनरशिप। तो क्या क्या बातें बताई हमने जनरल पार्टनरशिप में? सबसे पहले तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और पार्टनर्स अपने एक्ट से दूसरों को बाउंड कर सकते हैं और दूसरे के एक्ट से बाउंड होंगे भी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन जो होता है फर्म का वो कंपलसरी नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। और इसके अलावा यहाँ पर एग्जिस्टेंस जो होती है फर्म की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है डेथ से भी, इंसॉल्वेंसी से भी और रिटायरमेंट से भी। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप। हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म, इस नेक्स्ट पार्टनरशिप की, जो कि क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है? द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। यानी ऐसी पार्टनरशिप जिसमें केवल एक पार्टनर की लायबिलिटी मिनिमम अनलिमिटेड होती है। सपोज जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि भाई हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, पी क्यू आर। क्या नाम है उनके? पी क्यू एंड आर। ये 3 पार्टनर्स हैं। अब उनमें से किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी को यदि हमने अनलिमिटेड कर दिया, ध्यान रखना मिनिमम 1 पार्टनर, सपोज वो पार्टनर का नाम है पी, तो पी की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी, बाकी की पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड की जा सकती है। तो ऐसी पार्टनरशिप जिसमें केवल मिनिमम एक पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होनी ही चाहिए और उसके अलावा चाहे तो बाकी पार्टनर की लायबिलिटी को लिमिटेड किया जा सकता है। Okay, the existence of the partnership will not affected with the death, insolvency or retirement of limited partnership। यानी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, जो हमने वहां पे बोला था कि जो जनरल पार्टनरशिप थी उसके अंदर यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती थी या इंसॉल्वेंसी होती थी या रिटायरमेंट होती थी तो अफेक्ट होती थी पार्टनरशिप। जबकि यहाँ पर किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाए या डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए, बट वो कौन सा पार्टनर होना चाहिए? लिमिटेड पार्टनर, यानी जिसकी लायबिलिटी हमने लिमिटेड रखी है। तो वो पार्टनरशिप तब भी कंटिन्यू चलती रहेगी। यानी अनलिमिटेड पार्टनर को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि अनलिमिटेड पार्टनर अलाइव है तो बिजनेस खत्म नहीं होगा, पार्टनरशिप कंटिन्यू चलती रहेगी। इसका मतलब अनलिमिटेड पार्टनर को कुछ भी हो गया तो पार्टनरशिप फर्म उसी समय खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी बेसिकली, और वो पार्टनर उनके बीच में जो बिजनेस था वो खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है? किसी की डेथ हो, लिमिटेड पार्टनर्स में से किसी की डेथ भी हो जाए, इंसॉल्वेंसी भी हो जाए यदि, या रिटायरमेंट भी ले ले, तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पार्टनरशिप में? द लिमिटेड पार्टनर डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट डज नॉट बाइंड द फर्म और दी अदर पार्टनर। यानी जहां पे जो पार्टनर लिमिटेड पार्टनर्स हैं, जिनकी लायबिलिटी हमने लिमिटेड रखी है, उनके पास ज्यादा राइट भी नहीं होते, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते, वो कोई काम भी करेंगे दूसरे उसके कामों से बाउंड भी नहीं होंगे। यानी हमने जो एक म्यूचुअल एजेंसी वाला क्लॉज पढ़ा था फीचर्स में, वो यहाँ पर लिमिटेड पार्टनर्स पे अप्लाई नहीं होता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिमिटेड पार्टनरशिप में होता है वो क्या है? इस तरह की यदि पार्टनरशिप फर्म आपने स्टार्ट की है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। यानी लिमिटेड पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन क्या होता है? कंपलसरी। तो हमने क्या देखा लिमिटेड पार्टनरशिप में? बेसिक बातें क्या आई? सबसे पहले मिनिमम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए? अनलिमिटेड। बाकी पार्टनर्स की लायबिलिटी को आप लिमिटेड कर सकते हैं। इसमें बिजनेस की एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है यदि लिमिटेड पार्टनर्स की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए। इसके अलावा लिमिटेड पार्टनर्स के पास ना तो कोई स्पेशल राइट है, ना वो बिजनेस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या अपने एक्ट से किसी को बाउंड भी नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम इस तरह की पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी होता है। तो हमने अभी बात कर ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, जिसमें हमने बात की थी पहले किसके बेसिस पर? पहले बात की हमने ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जिसमें हमने डिवाइड किया था कितने कैटेगरीज में इसको? पार्टनरशिप एट विल में और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। एंड सेकेंडली हमने डिवाइड किया किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटीज के बेसिस पर हमने दो कैटेगराइजेशन किया, जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो कितने टाइप्स के पार्टनर हो सकते हैं? तो हमने यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ है टाइप्स ऑफ पार्टनर का। पहले है एक्टिव पार्टनर, फिर है स्लीपिंग पार्टनर, फिर है सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो वन बाय वन बात करते हैं इसके बारे में। फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर। किसको बोलते हैं हम एक्टिव पार्टनर? एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करे कैपिटल, यानी पैसा लगाए। सेकेंडली, पार्टिसिपेट करे इन द मैनेजमेंट और अफेयर ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करे, अपनी सजेशंस दे, अपने व्यूज दे। थर्ड वन, शेयर्स इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिजनेस में प्रॉफिट में और लॉस में शेयरिंग करे।
and liable to an unlimited extent to the creditor of the firm, और जिसकी liability unlimited हो. These are some of the specific features of an active partner. तो वो स्पेसिफिक फीचर क्या है कि पहला वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, सेकेंडली वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करेगा, थर्डली वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करेगा, और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो. ऐसे पार्टनर को हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. स्लीपिंग भी बोलते हैं इसको और डॉर्मेंट भी बोलते हैं. जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्लीपिंग पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है बेसिकली. तो करता क्या है वो, हाउएवर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द फर्म, बिजनेस में पैसे लगाता है, सेकेंडली प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करता है, एंड थर्डली उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होती है. यानी बाकी सब चीजें सेम है, बट वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता डे टू डे एक्टिविटीज में. तो ऐसे पार्टनर को वो केवल चुपचाप केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दे, प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर ले, और जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं. हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्टनर की, जो कि क्या है, सीक्रेट पार्टनर. इसके नाम से भी क्लियर कट पता लग रहा है हमें, सीक्रेट, जिसको डिस्क्लोज ना किया जाए, जिसके बारे में पता ना हो बाहर आउटसाइडर्स को. अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, यानी जिसका एसोसिएशन जो हमारे साथ है, फर्म के साथ है, वो जनरल पब्लिक को यानी बाहर नॉर्मल पब्लिक को पता ही ना हो, यानी हमने बताया ही नहीं रखा, डिस्क्लोज ही नहीं कर रखा कि ये भी हमारे बिजनेस में एक पार्टनर है. However, in all other aspect, he is like the rest of the partner. बाकी सब चीजें सिमिलर हैं, बट उसकी आइडेंटिटी दूसरों के सामने क्लियर नहीं है कि he is a partner in the firm. वो पार्टनर है, बाकी सब काम वो करेगा, यानी वो कैपिटल भी बिजनेस में लगाएगा, बिजनेस में टेक पार्ट भी करेगा, यानी सजेशंस भी देगा, पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करेगा, और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी रहेगी. केवल एक बात इंपॉर्टेंट होगी, उसकी एसोसिएशन बाहर जनरल पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, वो अननोन होगा उनके लिए. तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, सीक्रेट पार्टनर. हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्टनर की, जो कि है नॉमिनल पार्टनर. अब नॉमिनल पार्टनर को ही हम एक और अल्टरनेट नाम रखते हैं, उसका एक और नाम से बुलाते हैं, जो कि है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. एक ऐसा पार्टनर हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय अ फर्म. यदि कोई ऐसा पर्सन है जो अपना नाम यूज करने की परमिशन दे रहा है बाहर किसी लोग को, जिसका एग्जांपल समझ सकते हैं, मान लीजिए 3 पर्सन्स मिलके बात कर रहे थे, ए, बी और सी. उसमें से ए और बी तो पार्टनर थे किसी फर्म में, सी बिजनेस में पार्टनर नहीं था. इमीडिएटली वहां पर डी ने अप्रोच किया, और डी और ए और बी में बात हो रही थी. किसके बीच में बात हो रही थी, ए बी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, और डी जो कि उनका एक क्लाइंट है मान लीजिए. और ए और बी ने क्या बोला कि भाई सी भी हमारा एक बिजनेस पार्टनर है, और हम चाह रहे हैं कि आपके साथ कोई बिजनेस फ्यूचर में करें, तो आप बताइए कि क्या आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे. एक्चुअली जो डी था वो सी के लिए नोन टू था, वो सी पे विश्वास भी करता था. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कि भाई सी भी एक बिजनेस का पार्टनर है, उसने यस बोल दिया, और वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के साथ उसने कर ली. और यहां पर क्योंकि सी की प्रेजेंस में ही ए और बी ने उसको पार्टनर बताया था, और सी ने उस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया, जबकि वो बिजनेस में पार्टनर नहीं है, सी पार्टनर नहीं था बिजनेस में, बट उसने ए और बी की इस बात को ऑब्जेक्ट नहीं किया, यानी अलाउ कर दिया उसको कि वो बता रहा है कि वो पार्टनर है सी बिजनेस में, और उसने उसको मना भी नहीं किया, रिफ्यूज भी नहीं किया. देन ही इज कॉल्ड अ नॉमिनल पार्टनर. और ऐसे पार्टनर को ही हम बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. क्या बोलते हैं हम इसे, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी अ पार्टनर हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय अ फर्म, यानी अपना जो नाम एज अ पार्टनर अलाउ कर रहा है वो बिजनेस के अंदर, जबकि वो एक्चुअली पार्टनर नहीं है. तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. उसमें होता क्या है, he does not contributed to its capital, वो बिजनेस में कैपिटल तो उसने कंट्रीब्यूट की नहीं. एट द सेम टाइम does not take active part in the management, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है. thirdly does not share its profit or loss, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को वो शेयर भी नहीं करेगा, और लायबल भी नहीं है एट द सेम टाइम लाइक अदर पार्टनर टू द थर्ड पार्टीज फॉर द रीपेमेंट ऑफ द फर्म्स डेट. वो बिजनेस में किसी भी लायबिलिटीज के लिए लायबल भी नहीं होगा. तो ऐसे पार्टनर को हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं. बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं. Such a person becomes liable to outsiders or creditors for the repayment of any debt which have been extended to the firm on the basis of such representation. जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया कि डी को ये बताया गया कि भाई ये एक पार्टनर है, यानी हमने बोला था कि भाई ए और बी पार्टनर थे और सी पार्टनर नहीं था, और ए और बी ने ये बोला कि भाई सी भी एक पार्टनर है, और उसके बेसिस पर डी ने मान लो ए और बी को एक लोन ग्रांट कर दिया. क्या दे दिया, लोन दे दिया. अब उसने वो पैसे डी ने ए और बी को दे दिए इस बेसिस पर कि भाई सी भी एक पार्टनर है. और मान लीजिए फ्यूचर में ए और बी उसके पैसे नहीं दे पाते, तो यहां पर अब सी भी लायबल माना जाएगा, पर्टिकुलरली उसी डेट के लिए जो उसकी
उसके बेसिस पर दिया गया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर दिया गया था, क्योंकि डी ने यही सोचा कि भाई सी भी एक पार्टनर है, और उस पर रिलाय करते हुए उसकी इस बात पर, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया सी ने, डी ने लोन ग्रांट कर दिया ए और बी को। अब यदि फ्यूचर में ए और बी पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो सी इज ऑल्सो लायबल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर कौन सा होता है? ऐसा पार्टनर जो अलाउ कर देता है अपने आप को या अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो पार्टनर है, और दूसरे उसको बोल रहे हैं पार्टनर, वो मना नहीं कर रहा, वो अलाउ कर रहा है उनको। तो ऐसे केस में यदि उससे कोई लायबिलिटी अराइज होती है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से, तो ही इज ऑल्सो लायबल। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर या फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्टनर पे जाते हैं, जो कि है पार्टनर बाय स्टॉपल। जो लास्ट टाइप ऑफ पार्टनर है हमारा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो इसमें और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में काफी कंफ्यूजन रहेगी आपको, तो बहुत ध्यान से समझना है इसको। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है? अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय स्टॉपल, एक पर्सन जिसको पार्टनर मान लिया जाए if through his or her own initiative or conduct or behavior she gives an impression to the other that he is a partner in the firm। यदि कोई पर्सन जो कि बिजनेस में पार्टनर एक्चुअली नहीं है, बट वो अपने इंप्रेशन से, अपने बिहेवियर से, अपने इनिशिएशन से या अपने कंडक्ट से दूसरों को ये इंप्रेशन देता है कि भाई मैं भी एक पार्टनर हूं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं दोबारा से, सपोज मान लेते हैं पी क्यू आर 3 पर्सन थे, और वहां पर आर, पी क्यू आर के बाद एस ने अप्रोच किया। पी क्यू तो एक्चुअली पार्टनर थे, आर पार्टनर नहीं था, और एस ने वहां पे अप्रोच किया। एस एक क्लाइंट था पी क्यू का। अब आर ने वहां पर अपने आप को शो किया कि वो भी एक बिजनेस का एक पार्टनर है, और उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और ऐसे कंडक्ट किया, ऐसे बिहेवियर दिया कि आर भी पी क्यू के साथ एक पार्टनरशिप फर्म में है, और उस पे रिलाय करके यदि एस उनके साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, तो यदि उससे फ्यूचर में कोई लॉस होता है तो आर भी लायबल माना जाएगा, इवन दो ही और शी इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। तो ऐसे केस में जो पार्टनरशिप बनी उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, जिसमें खुद वो पर्सन अपने आप को अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से ऐसा इंप्रेशन दे रहा है कि वो पार्टनर है, जबकि दोनों पर्सन जो बाद में इन्वॉल्व थे, साथ में एक्चुअली पार्टनर थे, उन्होंने नहीं बोला। किसने बोला? उस खुद पर्सन ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर। तो उस केस में यदि फ्यूचर में कोई लॉस होता है या कोई लायबिलिटी अराइज होती है, देन ही इज ऑल्सो लायबल, वो भी लायबल होगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? If through his or her own initiative, conduct or behavior, she gives an impression to others that she is a partner of the firm, such partner are held liable। तो वो liable माना जाएगा किस चीज के लिए? For the debts of the firm, because in the eyes of the third party they are considered partner even though they do not contribute capital or take part in its management। जब तक कि उसने पैसे बिजनेस में ना भी लगाए हों, तब भी वो उन सभी लायबिलिटीज के लिए लायबल होगा जो उसके बेसिस पर, उसकी इस इंप्रेशन के बेसिस पर, उसके इस कंडक्ट के बेसिस पर क्रिएट हुई थी। यदि वहां पर एस ने लोन दे दिया और फ्यूचर में कोई डिफॉल्ट होता है, तो उस केस में आर भी उतना ही लायबल होगा जितने पी और क्यू है। तो ऐसे टाइप ऑफ पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में रिमेनिंग पार्टनर वो इनिशिएट कर रहे थे, वो कंडक्ट कर रहे थे ऐसा कि भाई इसको अपने आप को पार्टनर बता रहे थे, और वो उसने उस बात को अलाउ किया, तो वो पार्टनर माना गया। तो ऐसे पार्टनर को होल्डिंग आउट बोल दिया हमने। जबकि यहां पर खुद वो पर्सन अपने आप को इंप्रेशन देके, अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से अपने आप को पार्टनर शो कर रहा है, और उस पर रिलाय करके थर्ड पार्टी आपको लोन या कोई लायबिलिटी जनरेट हो रही है, तो वो भी लायबल होगा। तो उस केस में उस पार्टनर को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर बाय एस्टॉपल। क्लियर है? तो हमने यहाँ दोनों बातें कर ली, एस्टॉपल की भी और होल्डिंग आउट की भी। तो ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर खत्म हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है? मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहली जो मेरिट्स है वो है इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस को, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को आसानी से स्टार्ट भी किया जा सकता है और हम चाहें तो उसे बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। इवन हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं, बट वो स्ट्रिक्ट रूल कुछ ऐसे रिजिड रूल नहीं है, या जिसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है कि हमें फॉर्मेशन में डिफिकल्टी फेस हो। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को इजीली स्टार्ट भी किया जा सकता है और आप उसको चाहें तो क्लोज डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट मेरिट है वो है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। हम क्यों बोल रहे हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग? क्योंकि यहाँ पे आप मिनिमम 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं। हमने इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस किया था, वहाँ पे सिंगल पर्सन था, तो उसे खुद डिसीजन लेना होता था। तो उस पर जितनी भी उसकी स्किल्स होगी, जो उसकी एबिलिटी होगी, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता था। तो कई बार उसके डिसीजन फेल कर सकते थे। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो मिल के डिसाइड करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे डिसीजन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बैलेंस होता है। ओके, ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म।
एंड थर्ड मेरिट इज मोर फंड्स। हमने यहाँ बात पहले बिगनिंग में ही बात की थी कि यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, वो थी लैक ऑफ फंड्स और लैक ऑफ फाइनेंस। वो यहाँ पे काफ़ी हद तक दूर हो जाती है, क्योंकि अब 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, वो सब मिलके पैसे भी बिजनेस में लगाएंगे। तो जो फंड्स की प्रॉब्लम आ रही थी पहले, जो सिंगल पर्सन को प्रॉब्लम आ रही थी फंड्स की, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी या दूर हो जाएगी, क्योंकि अब वो मिलके पैसे बिजनेस में लगाने वाले हैं। तो फंड्स की अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में आती थी। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो ये भी एक ट्रबल था, हमने देखा किसमें, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, क्योंकि सारा का सारा लॉस जो होता था वो कौन बियर करता था, सोल ओनर। अब यहाँ पर पार्टनर्स जो हैं वो मिल के लॉस को शेयर करने वाले हैं, तो सारा लॉस एक पर बर्डन नहीं बनेगा, वो सभी लॉस को भी शेयर करेंगे। एंड लास्ट वन इज सीक्रेसी। तो सीक्रेसी भी यहाँ पर मेंटेन रहती है। हम बोलते तो हैं कि वैसे 1% में ज़्यादा सीक्रेसी मेंटेन रहती है, बट यहाँ पर भी जो पार्टनर्स होते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड नंबर में ही होते हैं, तो काफ़ी हद तक वो उन बातों को सीक्रेट रखते हैं जो डिस्क्लोज करने से उनको लॉस हो सकता है। तो सीक्रेसी काफ़ी हद तक यहाँ पर भी मेंटेन रहती है। तो दीज आर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो क्या क्या हमने मेरिट्स बात करी थी? सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेकंड वन इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग, थर्ड वन मोर फंड्स, फोर्थ वन शेयरिंग ऑफ रिस्क, और लास्ट वन इज सीक्रेसी। सीक्रेसी का एक पॉइंट और भी है इसमें इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्टनरशिप एक्ट है उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते कि वो पब्लिश कराएं। इसका मतलब वो चाहे तो अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चाहे तो डिस्क्लोज ना भी करें तो चलेगा। अगेन क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा कि उनके लिए कंपल्शन होता है अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना, तो वहाँ के कंपेरिजन में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सीक्रेसी ज़्यादा होती है। ओके, तो दीज आर दी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, की कमियां क्या है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, यानी इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी कुछ डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक्स हैं, जिसकी वजह से हम इनको भी बोलते हैं कि हमें ये फॉर्म ऑफ बिजनेस से मूव करना चाहिए किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में। अब वो लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या क्या कमियां हैं जो हमें इसमें दिखती है, वो सबसे पहली जो ड्रॉबैक है वो है इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर भी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। यदि बिजनेस में कुछ लॉस हो गया कभी, तो उसकी भरपाई यानी उसकी कवरिंग करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, और वो इक्वल पार्टनर्स हैं। क्या है वो? इक्वल पार्टनर्स, यानी प्रॉफिट और लॉस वो चाह रहे हैं कि इक्वली शेयर करें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें लगता है कि भाई हर पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होता है वो इक्वल प्रॉफिट शेयर करता है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर किया जाएगा ये डिपेंड करता है उनके रिटर्न एग्रीमेंट में या एग्रीमेंट में। बेसिकली जो भी आप एग्रीमेंट में डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंगली आप वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस को इक्वली ही शेयर किया जाएगा। ओके, मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे जो बात कर रहे थे हम, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपके लॉस की कवरिंग के लिए पर्सनल एसेट्स यूज किए जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। कितने पार्टनर्स हैं? ए, बी, सी, 3 पार्टनर्स हैं। अब बिजनेस में लॉस हो गया और वो इक्वल पार्टनर्स थे, तो बिजनेस का लॉस जो हुआ, सपोज वो हुआ 6 लाख रुपीस का। कितना लॉस हुआ? 6 लाख। अब उस लॉस की भरपाई बिजनेस से बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, बिजनेस में कुछ एसेट्स बचे ही नहीं है जिससे भरपाई हो पाए, तो क्या होगा? तो सबको वो लॉस इक्वली शेयर करना पड़ेगा। अब इक्वली का मतलब 2-2 लाख रुपए हर किसी पार्टनर को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और वो कहां से लाएंगे? ऑब्वियसली अपने घर से, यानी बिजनेस के लॉस को कवर करने के लिए अब वो घर से उनको पैसे लाने पड़ेंगे। आप बोलेंगे सर घर में होंगे तो लाएंगे। सपोज उनके घर में किसी के सब कुछ बेचने के बाद भी पैसे नहीं है, लाने तो पड़ेंगे। यदि कुछ भी है तो आपको उसको पेमेंट करने के लिए डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही है कि आपको 2-2 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। मान लो ए, बी, सी तीनों को 2-2 लाख देने थे, बट उसमें से बी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब है कि उसके सब कुछ घर के एसेट्स बेचने के बाद भी केवल 1 लाख रुपीज ही आ पाया। कितना आ पाया? ओनली 1 लाख ही कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो आउट ऑफ द 6 लाख, 6 लाख में से केवल बी ने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया, जो कि उसका टोटल शेयर जो उसको लॉस का बियर करना था वो था 2 लाख, जिसमें से कितना दिया उसने? ओनली 1 लाख। मींस अब जो बच गए 5 लाख, अब उसका बर्डन किस पे पड़ गया? अब बचे हुए दोनों पार्टनर्स को उस 5 लाख को इक्वली सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 ईच ए एंड सी हैज टू कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर प्राइवेट रिसोर्सेज। अपने घर के सामान को वो बेच के भी या घर के किसी भी रिसोर्सेज से वो 250 कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है ना? यानी लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड इसलिए बोली जाती है, वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। इसको भी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर भी मैंने बोला ए और सी को आप 250 देना है, बट ए ने भी अपने सारे एसेट्स बेच डाले घर के, और उसके बाद वो केवल कंट्रीब्यूट कर पा रहा है केवल 1,50,000 ओनली। कितने दे पा रहा है? ओनली 150। अब हमें मालूम था कि केवल बचे कितने थे?
5 लाख रुपीस बचे थे, अब 5 में से 150 किसने दे दिए, ए ने, तो बच कितने गए, अब 3,50,000 का लॉस अभी भी बचा हुआ है। अब अकेला पार्टनर कौन बचा, सी इज द ओनली पर्सन, सी इज द ओनली पार्टनर, दैट मीन्स दैट 3,50,000 इज wholly covered or wholly supported by C only from his or her प्राइवेट रिसोर्सेज। उसे भी अपने घर के सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके उस 3,50,000 को इंडिविजुअली बियर करना पड़ेगा। अब वो यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दूंगा, मेरा शेयर तो इतना ही है केवल, मैं तो 2 लाख ही दूंगा। यही बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। यानी आपको हो सकता है किसी दूसरे पार्टनर के लॉस के शेयर को भी बियर करना पड़ जाए, यदि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो दे सकता हो तो आपको भी बियर करना पड़ेगा उसका हिस्सा। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे लायबिलिटी क्या है पार्टनर्स की, अनलिमिटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था ये। सेकंड वन, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस हैं, डिस्प्यूट हो सकते हैं पार्टनर्स में, क्योंकि जब 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो अपनी अपनी सजेशंस देंगे, तो कई बार आपकी सजेशंस आपको दूसरे की सजेशंस पसंद नहीं आती है, तो डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो ये भी एक ड्रॉबैक है इसका। थर्ड वन, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप फर्म के जो ये अकाउंट्स होते हैं वो अपने पब्लिश नहीं करते, यानी गवर्नमेंट के सामने कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं लगाती इस गवर्नमेंट इसके ऊपर कि वो अपने अकाउंट्स दूसरों के सामने रखें, वो दिखाएं, डिस्क्लोज करें अपने बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन। जब पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं कि किस टाइप का बिजनेस है, क्या कर रहा है, तो वो विश्वास कैसे करेगी आपके ऊपर, तो आपके बिजनेस के ऊपर वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकती। तो बिजनेस पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो आपके बिजनेस में होता है वो काफी कम होता है, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक टू पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी भी डिस्टर्ब होती है। किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, या वो इनसेन यानी पागल हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, या इनकैपेबल हो जाए, इन सभी केसेस में हो सकता है हम बिजनेस को खत्म कर दे, पार्टनरशिप फर्म वो खत्म हो जाए, तो यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बिजनेस की डिस्टर्ब हो सकती है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी यहाँ पर रिसोर्सेज भी होते हैं, हम बोलते तो है रिसोर्सेज बड़े सारे हैं, जितने पार्टनर हैं वो सब मिलके पैसे लगाएंगे, अगेन एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। तो हम बात करते हैं अगले फॉर्म ऑफ बिजनेस की, जिसमें हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी रख दिया, या HUF रख दिया, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी रख दिया, वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनके कंपैरिजन में बोलते हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, यानी बिजनेस को बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्सपेंड किया नहीं जा सकता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है किसकी, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की। ओके, तो हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ चुके हैं अपने। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो आपको सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम होना चाहिए कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। क्या होता है, ऑप्शनल। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन कराते कैसे हैं, तो इट मींस एंटरिंग द फर्म्स नेम अलोंग विद द रेलेवेंट प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म केप्ट विद द रजिस्टर ऑफ फर्म। यानी आप चाहते हैं अपनी फर्म को रजिस्टर कराने के लिए, तो ये रजिस्ट्रेशन का मतलब ही होता है कि रजिस्ट्रार के पास, यानी आपकी कंपनी का जो आपकी फर्म का, सॉरी कंपनी नहीं फर्म का रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां पे जाके उनके रजिस्टर में जाके अपने फर्म का नाम रजिस्टर करना। और ऐसा करने के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिसको आपने अच्छे से फिलअप करना होता है, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एक पर्टिकुलर फी देनी होती है, रजिस्ट्रेशन फी जिसको बोलते हैं। और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स में, जो उस डॉक्यूमेंट में जो अपना नाम पूरा अच्छे से फिलअप करना होता है कि आपकी फर्म का नाम क्या रखना चाहते हैं, और उसके अलावा कौन कौन पार्टनर्स हैं, आपका फिर रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है, ये सारी डॉक्यूमेंट की जो डिटेल्स होती है वो पूरी फिलअप करने के बाद विद द चालान, जो चालान होता है, फी होती है जो उसकी भरनी होती है, उसके लिए चालान बनाना पड़ता है, और वो चालान के साथ प्लस वो डॉक्यूमेंट के साथ सारी अटैच करने के बाद हम कहां लेके जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में। और हर पर्टिकुलर एरिया का एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, और वहां जाके अपनी फॉर्म को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं, यानी फॉर्म को अपने फॉरवर्ड कर देते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके बाद वो अपनी प्रोसीडिंग करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देता है, और आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अलॉट कर इशू कर देता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन ही एक कंक्लूसिव प्रूफ है बिजनेस के एग्जिस्टेंस का, यानी जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है सर्टिफिकेट, वो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि आपकी बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्जिस्टेंस में है, यानी वो एग्जिस्ट करती है, उसकी एक आइडेंटिटी है अपनी एक। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होता है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है, बट इट इज एसेंशियल। हम बोलते हैं कि ये जरूरी तो है, बट ये एट द सेम टाइम ऑप्शनल भी है। यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, खुद पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस को, अपने फर्म को रजिस्टर्ड कराएं या ना कराएं। बट यदि वो बिजनेस को रजिस्टर्ड नहीं कराते तो उन्हें कई सारे ड्रॉबैक से होके गुजरना पड़ता है। यानी आप रजिस्टर्ड करा लें तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, और यदि आप रजिस्टर्ड ना कराएं तो उन बेनिफिट से आप
डिप्राइव कर जाते हैं, यानी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको अवेलेबल होते हैं, यानी आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो वो बेनिफिट्स मिलेंगे और रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस है, यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो है, कॉन्सिक्वेंस है, वो है अ पार्टनर of a unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partner। यदि कोई unregistered firm है तो उसका पार्टनर जो होगा वो फर्म के अगेंस्ट या फिर अदर पार्टनर के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी और वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब उनमें से दो पार्टनर मिलकर कुछ चीटिंग कर रहे हैं और उसमें से एक पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये तो चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, तो उसने कोर्ट में केस डालने के लिए सोचा। अब वो कोर्ट में केस डालने के लिए जाएगा तो सबसे पहले पूछा जाएगा आपकी फर्म का नाम क्या और कहाँ रजिस्टर्ड है। तो अगेन आप, क्योंकि आपने फर्म को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, तो आप अपने किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट या अपनी फर्म के अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट ड्रॉबैक हो गया। तो सेकंड ड्रॉबैक पे आते हैं, फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। फर्म भी चाहे तो किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए मैंने बोला थ्री पार्टनर्स है एबीसी, अब उनकी फर्म अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया और उनका किसी कस्टमर से रिलेशनशिप है, उनको किसी कस्टमर को, मान लीजिए इसका नाम है डी, उन्होंने क्रेडिट में गुड्स बेच डाले 5 लाख रुपए के, 5 लाख रुपीस के गुड्स दे दिए और फ्यूचर में जो डी है वो डिस्प्यूट कर रहा है, पेमेंट ही नहीं दे रहा आपको। अब आप यदि डी के अगेंस्ट केस करना चाहते हैं तो अगेन यदि केस करने के लिए जाएंगे तो आप बोलेंगे, आपको कोर्ट पूछेगा आपकी फर्म का नाम बताइए, रजिस्टर्ड कहाँ से है। अगेन क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यानी डी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, यानी कि आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी का मतलब आउटसाइडर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। एंड लास्ट जो इसका ड्रॉबैक है, कॉन्सिक्वेंस है, वो है फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म भी चाहे तो पार्टनर के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकती। तो दीज आर द सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। यानी आप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। ओके, तो आज के तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं होता। बट हमें ये पता लग गया कि यदि नहीं कराएंगे तो कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, यानी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा और उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास जाके सबमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी पर्टिकुलर्स भी देने पड़ेंगे, अपनी फर्म का नाम, अपनी लोकेशन फर्म की, आपके अदर प्लेसेस, आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके सभी पार्टनर्स के नाम, आपकी पार्टनरशिप का टाइप कौन सा है, ड्यूरेशन है या लिमिटेड पार्टनरशिप है या जनरल पार्टनरशिप है, और आपको कुछ रिक्वायर्ड फीस होती है जो चलान के फॉर्म में मैंने ऑलरेडी बताया आपको सबमिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के पास। फिर आपका अप्रूवल देखता है कि यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि भाई आपने जो नाम बताया और आपने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं तो वो आपके फर्म को रजिस्टर्ड कर देता है और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है, जो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि आपका बिजनेस अब लीगली एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रोसीजर था पूरा किसका, किसी फर्म को रजिस्टर्ड कराने का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन कराने का, बट अगेन पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो उसके मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए हैं कि यदि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराते हो तो आपको कुछ ड्रॉबैक्स को फेस करना पड़ता है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। ओके, तो आज के इस पूरे सेशन में हमने पार्टनरशिप के ऊपर बात की, हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स की बात भी की, फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की बात भी की और टाइप्स ऑफ पार्टनर को भी डिस्कस किया, और फाइनली हमने रजिस्ट्रेशन की बात भी की कि रजिस्ट्रेशन पहली बात होता क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना क्या कंपलसरी है या ऑप्शनल है, और यदि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते पार्टनरशिप फर्म का तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उसे घर पे एक बार दोबारा विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स एंड अदर मटेरियल आप उसे रिवाइज भी करेंगे। होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, ये सेशन भी मज़ा भी आया होगा और आपको इसको एंजॉय भी किया होगा आपने, और आप घर पे इसको रिवाइज भी कर लेंगे। ओके ना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल टाइम थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।